नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव में। और जैसा कि हमने कहा था कि हम खान पान को अपने ठीक करेंगे और अपनी जीवन शैली को ठीक करेंगे, जिससे हम लोग जो है बढ़िया स्वस्थ रहते हुए इस जीवन का पूर्ण आनंद उठा सकें। और जब खान पान की बात हमने की थी तो मैं हमेशा 5 बातें आपको बोलता हूं, आपको ध्यान रखना है। Whenever you want to correct your diet, तो आपने अपना खान पान जब ठीक करने की सोचनी है तो 5 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ जो भी आपका फूड मटेरियल है। नंबर 2, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में खाना खाया जाए। नंबर 3, कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती। नंबर 4 पे है कि हम खाना खाने का समय सही होना चाहिए हमारा, मीन्स टाइमिंग ऑफ ईटिंग। एंड नंबर 5 इक्वली इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ ईटिंग, खाना खाने का तरीका। लेकिन आज ऐसे ही चिंतन करते हुए मेरे दिमाग में आया कि इन 5 से भी ऊपर है पथ्य और अपथ्य का निर्धारण। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, कभी प्राकृतिक रूप से और कभी वैकारिक रूप से हमारी स्थिति जो है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे में हमें क्या चीज खानी चाहिए, यानी हमारे लिए क्या पथ्य है, और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, यानी हमारे लिए क्या अपथ्य है, तो इसका ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। आपका पेट खराब रहता है तो आपको डेफिनेटली जो गुरु आहार है, भारी पचने में भारी है, जैसे चना, उड़द, राजमा, मैं कहता हूं कि आपने बहुत अच्छी ऑर्गेनिक आपने राजमा या छोले आपने प्राप्त कर लिए, क्वांटिटी भी थोड़ी मात्रा में खाया, कॉम्बिनेशन भी ठीक है, टाइमिंग भी ठीक है, चबा चबा के खाया, लेकिन आपके लिए पथ्य नहीं है तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से 6ठा डायमेंशन जो मैं खुद भी मिस करता था, 5 बातें मैं हमेशा बोलता था, लेकिन आज मैं 6ठी बात भी बोल रहा हूं कि क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग के बाद ये भी जरूर हमें पता होना चाहिए कि एज पर आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे शरीर के विकार के हिसाब से हमें क्या चीज पचती है, क्या नहीं पचती, उसका भी ध्यान देना चाहिए। यानी भोजन में पथ्य अपथ्य का विचार भी जरूर होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम सलूजा जी को मैं गुड इवनिंग बोलता हूं जी, और गिरधारीलाल वर्मा जी को भी प्रणाम करता हूं, नीतू सिंह को नमस्ते करता हूं, उदय थगुना जी को भी मेरा प्रणाम, अमन कुमार, गिलबर्ट सिंड्रोम का इलाज बताइए। देखिए, गिलबर्ट सिंड्रोम ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सिम्टम्स का बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अमन जी, मैं इस मंच से नहीं, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाते हुए कि गिलबर्ट सिंड्रोम में हम आपकी मदद कर सकते हैं यदि आप हमसे इंडिविजुअली परामर्श लें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ जुड़ें, और नहीं तो अपनी सारी हिस्ट्री, सारे सिम्टम्स हमें, जो हम नंबर देते हैं आपको कि इन नंबरों पे आप भेज दीजिए, तो भी हम आपको जवाब देंगे। आप भेजिए प्लीज। कृष्ण कुमार आर्या जी लिखते हैं कि सर B12 की कमी को कैसा पूरा करें। मैथिल कोबालामिन, इन जनरल B12 की कमी भी उन्हीं को होती है जिनका पेट ठीक नहीं होता। एक दवा होती है जिसका नाम होता है चित्रकादिवटी, वो आपको खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। और एक दवा का नाम है सूर्यशेखर रस, वो 1 गोली आपको सुबह शाम लेनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इसी खाने से ही आपके B12 की पूर्ति हो जाएगी। बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से बता गया हूं। जो लोग चिकित्सा में हैं वो भी मेरी इस बात को नोट करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी के शरीर में यदि B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये मैथिल कोबालामिन जो विटामिन B12 है, ये अभी हम लोग के प्रचलन में आया कि हम लोग B12 की टैबलेट खा रहे हैं, मैथिल कोबाल। हमारे बड़े कहां खाते थे, और उनके शरीर में क्या B12 की कमी होती थी? नहीं होती थी। खाने पीने में, डाइजेशन में बहुत सारे वेरिएशन हमने पैदा कर लिए। दैट्स वाई हमारा जो एब्जॉर्प्शन है,
यानी खाने को डाइजेस्ट करके उसको शरीर के अंदर तक पहुंचाना, वो डिस्टर्ब है। उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए 2 दवाओं का नाम मैंने लिया है। एक सूत शेखर रस, उसकी 1-1 गोली सुबह शाम, और चित्रकादि वटी की 2-2 गोली, किसी भी कंपनी की आप लीजिए 2-2 गोली खाना खाने के बाद इसको लेना शुरू कीजिए। तब आप देखेंगे कि आपको विटामिन B12 नहीं, बहुत सारे मल्टीविटामिन जिनकी डेफिशिएंसी से हम अक्सर परेशान रहते हैं, वो सब हमको नहीं होंगे। ज्योति चुटानी जी, राधे राधे। ये बड़ी प्यारी बच्ची है जी ज्योति चुटानी, और हमारे योग क्लास में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आई एम थैंकफुल टू हर। वो देख रही है प्रोग्राम, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जुगेंद्र सिंह जी को नमस्ते। प्रदीप गौड़ जी, गॉल ब्लैडर स्टोन का सोल्यूशन। प्रदीप गौड़ जी, गॉल ब्लैडर स्टोन का सोल्यूशन 2 तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। यदि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम है तो हम दवा के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और यदि ये स्टोन का साइज जो है वो 5 से ऊपर है तब आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी नहीं हैं जो आपके स्टोन को निकाल सकें, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। बहुत सिंपली और बहुत ईमानदारी से मैंने आपको जवाब दिया है। आपके स्टोन का साइज, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में स्टोन का साइज यदि 5 से कम है तो आपको जरूर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन 5 से ऊपर है तो सर्जरी ही ऑप्शन है। लेकिन सर्जरी होने के बाद भी आपको बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है वो मात्र एक स्टोर है बाइल का। बाइल एक, आप समझ लीजिए कि वो जूस है जो आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, लेकिन उस बाइल का प्रोडक्शन लीवर में होता है। तो लीवर से बाइल निकल करके गॉल ब्लैडर में जाता है, उस थैली में रहता है। जब जितना फैट आप खाते हैं तो बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन से गॉल ब्लैडर जो है वो इस तरह से स्क्वीज होता है और बाइल निकलता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, फैट का डाइजेशन होता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर आपका निकल जाता है तो आपको अनलिमिटेड फैट खाने की परमिशन खत्म हो जाती है। फिर आपका बेसिक सेक्रेशन लीवर से निकल करके इंटेस्टाइन में होता रहेगा, आपको थोड़ी मात्रा में फैट खाते हैं तो आप। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स आपके साथ, कि बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना नहीं पचता, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी रहती है, कब्जी रहती है, और उनको डॉक्टर्स जो है पहले दवाइयां देते हैं, जब ठीक नहीं होते तो फिर आपको जो है कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर अल्ट्रासाउंड में एक छोटा सा स्टोन आ जाता है तो आपको कहा जाता है ओहो इस स्टोन की वजह से आपको जो है इंडाइजेशन चल रहा था। तो इन जनरल मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से आपको कभी इंडाइजेशन नहीं होता। आपको इंडाइजेशन होता है लीवर की कमजोरी से, पैंक्रियाज के स्लगिश एक्शन से। लीवर हमारा मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। पैंक्रियाज हमारा वो ऑर्गन है जिससे लगभग 80% डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं। तो लीवर और पैंक्रियाज जब आपका स्लगिश होता है, इन दोनों के स्लगिश होने को, पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय हम बोलते हैं डाइजेशन में, आयुर्वेद भाषा में बोलते हैं कि डाइजेशन कौन करता है, भोजन को कौन पचाता है, हम कहते हैं जठराग्नि। जब एलोपैथिक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो बोलेगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो 80% पैदा होते हैं पैंक्रियाज से, और इसी पैंक्रियाज को हमारे ऋषियों ने कहा अग्नाशय। केवल शब्दों का हेरफेर है, वही अग्नि, वही डाइजेस्टिव एंजाइम, वही पैंक्रियाज, वही अग्नाशय। अग्नाशय क्यों बोलते हैं? क्योंकि अग्नि तो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, यानी कि हर लेवल पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, लेकिन वो जगह जहां पर अग्नि का हेड ऑफिस है, अग्नि का विशेष स्थान है, वो है पैंक्रियाज। इसलिए पूरे शरीर में फैली हुई अग्नि है, लेकिन अग्नि का हेड ऑफिस है हमारा पैंक्रियाज। और आप देखिए आज का विज्ञान ये बताता है कि 80% जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो पैंक्रियाज से पैदा होते हैं। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा और कितना सही हमारे ऋषि मुनि थे। मैं तो कहता हूं कि आज के वैज्ञानिक उन हमारे ऋषि रूपी वैज्ञानिकों से बहुत पीछे हैं। अभी तो उनके द्वारा कही गई एक एक बात आप्त वचन है। आप्त वचन का मतलब होता है ईश्वर द्वारा
कहे गए वो वचन जो अकाट्य है। ऐसे थी हमारे ऋषि मुनियों की शोध, ऐसे ऋषियों द्वारा लिखा गया आयुर्वेद। तो हम बहुत सारी चीजों को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी आज के विज्ञान के हिसाब से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो मित्रों हमेशा ये कहूंगा कि जिस चीज को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं उसको हमें गलत कहने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हम कहीं अगर इस चक्कर में पड़ गए कि पहले उसको साइंटिफिक पैरामीटर पे रिसर्च करके सिद्ध करें फिर उसका फायदा उठाएंगे, तो फायदा क्या उठाएंगे, हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अब आयुर्वेद में जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च करने दीजिए उनको, लेकिन आप जान लीजिए कि आयुर्वेद में अगर लिखा है सीतोपलादी चूर्ण खांसी की सबसे अच्छी दवा है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सीतोपलादी को विशुद्ध रूप में, शुद्धतम रूप में प्राप्त करें और बढ़िया से अपनी खांसी को ठीक करें। अब ये खांसी को कैसे ठीक कर रहा है उसको बाद में जान लेंगे। अगर पेट साफ रखना है तो हरड़, जो अभ्या चूर्ण मैं बोलता हूं कि छोटी काली हरड़ को बादाम तेल में जो है फ्राई करके पाउडर करके खाएं, तो उसको खाइए। अब वो अभ्या कैसे काम करती है उसको करने दीजिए जो रिसर्च कर रहा है। हमारे द्वारा जो भी चीज सेवन हो वो आयुर्वेद सम्मत हो, ये आप बस मन में विश्वास बना लीजिए। अपने किसी भी बीमारी के लिए हम पहले किचन को देखेंगे, उसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखेंगे। अगर बात नहीं बन पा रही है तो फिर हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली अंग्रेजी मेडिसिन भी लेंगे, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए कि पहला किचन, नंबर 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर, नंबर 3 पे अंग्रेजी डॉक्टर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले आप अपने केस को बिगड़वा करके आते हैं। छोटे छोटे बुखार के लिए भी एंटीबायोटिक के 3-3 कोर्स लेके, जब बुखार नहीं टूट रहा होता, बुखार दब करके हड्डियों में चला जाता है, जो बोलते हैं हड्डी वाला बुखार हो गया, फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के बाद फिर जब वहां थोड़ा दिन काम करके वो बताता है कि काली मिर्च खाते रहिए ठीक हो जाएगा, फिर किचन पे आ जाते हैं। तो हमने सीक्वेंस को पलट दिया, पहले एलोपैथिक डॉक्टर, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिर किचन, जबकि होना यह चाहिए किचन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर। तो अगर जो इस चीजों को कर रहा है वो बहुत ही सुखमय रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये आर्येंद्र यादव जी लिख रहे हैं कि सुप्रज्ञा अर्क पे सुप्रज्ञा कैप्सूल ले रहा हूं, बहुत ज्यादा आराम की स्थिति नहीं है। कोई बात नहीं आर्येंद्र जी, सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल ये हमारे मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही विश्वसनीय उत्पाद हैं, हर्बल हैं, नॉन एडिक्टिव हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरह का मानसिक विक्षोभ, मानसिक विक्षोभ का मतलब है काम क्रोध, बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है, हर बात पे गुस्सा आ जाता है, भय, उसको फियर है बहुत सारी चीजों से, इरिटेबिलिटी रहती है, बहुत अधिक चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा शरीर जो है वो कमजोरी महसूस करता है। तो ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी इस तरह की चीजें हों, तो उसको सबसे पहले सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल का ये हमारा जो कॉम्बो है इसको ट्राई करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको इस बीमारी से समूल मुक्ति देंगी। सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है। जिन लोगों को दिक्कत कम है वो सुप्रज्ञा अर्क और सुप्रज्ञा कैप्सूल लें, जिनको दिक्कत वास्तव में बहुत अधिक है वो इसी का स्ट्रोंगर वर्जन, जिसको हम बोलते हैं सुप्रज्ञा प्लस अर्क और सुप्रज्ञा प्लस कैप्सूल, ये लें, बहुत अच्छा है। और एक चीज और इसके सुप्रज्ञा के साथ बताना चाहूंगा, बहुत सारी बीमारियों में जहां पर आपको लगता है आप बहुत अच्छे डॉक्टर से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी दवाइयां खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको वांछित फल नहीं मिल पा रहा, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी उन दवाइयों के साथ खाली सुप्रज्ञा अर्क जोड़ लीजिए और 15 दिन के अंदर देखिए वो दवाइयां काम करना शुरू कर देंगी। वापिस से सुनिए, आपको स्किन की डिजीज है, आपको पेट की बीमारी है, आपको माइग्रेन रहता है, आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, आपको कुछ भी आर्थराइटिस है और आपको लगता है बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि केवल सुप्रज्ञा अर्क, इवन इफ यू आर टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, आप अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई बात नहीं है, उन दवाइयों के साथ में बस सुप्रज्ञा अर्क जोड़ लीजिए और देन सी द डिफरेंस इन 15 डेज, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
सुनीता गर्ग जी, सर्वाइकल एंड हेडेक। देखिए, सुनीता गर्ग जी, सर्वाइकल एंड हेडेक जो है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है आपका। आप दवाइयों का नाम नोट करें, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, तुरंत आपको राहत मिलेगी। अगर सर्वाइकल मीन्स हेडेक आपका यहां पे होता है, गर्दन के पीछे से शुरू होता है और आपको एट टाइम्स हल्का सा चक्कर सा इस तरह की फीलिंग भी रहती है, तो सुप्रज्ञा अर्क प्रभा रसायन ये आपने सुबह शाम लेना है। और खाना खाने के बाद आपने कुमारी आसव, अग्नि प्रभा और रसादी, ये 3 चीज। ये प्रोग्राम देखिए अभी मैं डाल दूंगा, आप इन नामों को फिर से सुन लीजिएगा और इनको मंगाइए और फिर देखिए सालों से परेशान कर देने वाला आपका माइग्रेन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये बड़ी बेसिक सी 5 मेडिसिन मैंने बताई हैं। इसके बाद कभी अगर आपको एसिडिटी की टेंडेंसी है बहुत अधिक, तो आप डाहोसम कैप्सूल जोड़ेंगे। पेट साफ नहीं होता तो आपको अथगोल या निराम में से कुछ लेना होगा, क्योंकि पेट साफ नहीं होना, गैस बनना, कभी ये दोनों ही चीजें कारण हैं आपके हेडेक और सर्वाइकल में। आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कराते हैं, आप हेडेक के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे होते, लेकिन पेट अपना ठीक नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको बिल्कुल फैक्ट से रूबरू कराना चाहता हूं कि आपको पेट साफ रखना है, आपको गैस नहीं बनने देनी है, क्योंकि पेट साफ नहीं होने से, गैस बनने से आपको बहुत सिर दर्द होगा और वहां पे सिर दर्द की गोली आपके दर्द को थोड़ा सा दबा देगी, लेकिन आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आप सिम्टम्स जो हैं देख करके थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट मेरे उन मित्रों के लिए जिनको माइग्रेन है वो नोट करें, सुप्रज्ञा अर्क और साथ में प्रभा रसायन कैप्सूल। सुप्रज्ञा अर्क लेने का तरीका होता है 2 चम्मच पहले 3 दिन, फिर 3 चम्मच, फिर 3 दिन, फिर 4 चम्मच 3 दिन, फिर 5 चम्मच जो फुल डोज है वो फिर आप आगे कंटिन्यू करें। सुप्रज्ञा अर्क के साथ प्रभा रसायन लें और उसके बाद खाना खाने के बाद कुमारी आसव, अग्नि प्रभा और रसादी कैप्सूल ये लें और देखिए आपके सिर दर्द और सर्वाइकल पेन्स ये कैसे रफू चक्कर हो जाएंगे। गुड्डू कुमार झा जी, राधे राधे। अनु चोपड़ा जी, गैस की प्रॉब्लम है। अनु चोपड़ा जी, गैस की प्रॉब्लम के लिए बड़ा सिंपल, मैं अपने सब मित्रों को बताता हूं, अपना खाना पीना तो ठीक करना ही है। क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग तो ठीक करना है, लेकिन साथ में खाना खाने के 15-20 मिनट पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके खाइए। 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले। खाने के साथ 1 कप गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए। गर्म पीने का मन नहीं, ताजा पानी पीजिए, लेकिन 1 कप पानी सिप सिप करके पीजिए भोजन के साथ। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा होता है। तो इस भ्रम से बाहर आइए कि आपको भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीना है, हाँ जी, भोजन के साथ पानी पीना है। और दिन में 2 बार अजवाइन का 1/4 चम्मच, चुटकी भर सेंधा नमक मिला करके आप लीजिए, आपको गैस बननी बंद हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है जी दूध के बारे में। अच्छा, दूध गाय, क्या लिख रहे हैं, ऊपर चला गया क्वेश्चन, नहीं पढ़ पाया मैं पूरा। दूध को लेकर आज के टाइम पे बहुत अधिक वास्तव में लोगों की क्वेरीज हैं कि दूध पिए या ना पिए, और पिए तो कौन सा। तो दूध के बारे में मैं मित्रों आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, ये बाई चांस क्वेश्चन भी आया है। तो दूध के बारे में पहले तो अच्छी बात बताना चाहता हूं कि लगभग 155 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन वार्षिक, मतलब एनुअली के साथ आज हमारा देश पहले नंबर पे है दूध उत्पादन में। 155 मिलियन टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के साथ भारत नंबर 1 पे है। यह है खुशी की बात। अब दुख की बात सुनिए। दुख की बात यह है कि आज सरकार भी यह मानते हैं कि जितना दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम अपने पशुधन की बात करें, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी कितनी है, तो वो उससे मैच ही नहीं करता। लगभग 20 से 25% वो लोग मान के चलते हैं कि दूध जो है वो फालतू है। इसका मतलब गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट 20 to 25% मिल्क इज आर्टिफिशियल मिल्क।
वो कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ दूध है, केमिकल से बनाया हुआ दूध है। गवर्नमेंट मांग रही है 20 से 25% दूध को, लेकिन सच्ची बात यह है, हम मीन्स मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर गवर्नमेंट 20 से 25% मान रही है, तो मैं तो बोलता हूं कि ये जो है, ये आंकड़ा 40 से 50% तक होगा कृत्रिम का। केमिकली हम 40 से 45% कम से कम जो है वो दूध केमिकल से तैयार कर रहे हैं। और केमिकल का मतलब यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, इस तरह के नाम। हाँ जी, यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट, इन सब से दूध तैयार हो रहा है, वो हमारे घरों में पहुंच रहा है। अब इसमें एक और बात है, आज हम थोड़ा सजग तो हुए हैं। अपने बच्चों के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई गाय का दूध लाओ, गाय का दूध लाओ। गाय का दूध अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगा गाय का दूध मत पीजिए, आप भैंस का दूध पीजिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि दूध की दो वैरायटी, एक A1 टाइप ऑफ मिल्क, एक A2 टाइप मिल्क, ये आज बहुत कॉमन है और आपने सुना भी होगा। 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो दूध होता है, उस दूध को बेसिकली जो हम पीते हैं वो प्रोटीन के लिए पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का डिजनरेशन, चाहे बॉडी में कहीं भी डिजनरेशन हो, उसको हीलिंग का काम करता है प्रोटीन। और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है दूध, या दूध से बनी चीजें, हम पनीर खाते हैं। अब इस दूध में जो प्रोटीन है उसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। एक कैसीन प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो 209 अमीनो एसिड्स के मिलने से बनता है। यानी माला की तरह हम 209 अमीनो एसिड को पिरो देते हैं तो एक मॉलिक्यूल कैसीन प्रोटीन का बनता है। अब ये 209 अमीनो एसिड से जो कैसीन प्रोटीन बना, इसमें जो 67 नंबर की अमीनो एसिड है, अगर वो प्रोलीन है तो वो हमारा, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं A2 टाइप ऑफ कैसीन प्रोटीन। अगर वो 67 नंबर की जो अमीनो एसिड है वो हिस्टिडीन है, अमीनो एसिड्स के भी नाम होते हैं, हिस्टिडीन है, तो उस कैसीन प्रोटीन को बोलते हैं A1 टाइप ऑफ कैसीन प्रोटीन। और वो दूध जिसमें प्रोलीन अमीनो एसिड है वो A2 टाइप ऑफ मिल्क कहलाता है, और जिसमें हिस्टिडीन है वो A1 टाइप ऑफ मिल्क कहलाता है। अब सुनिए डिफरेंस क्या है। जब आप दूध पीते हैं और उसमें हिस्टिडीन नाम की अमीनो एसिड है, तो उसकी टेंडेंसी है वो पेट में जाकर के समय से पहले उस प्रोटीन को तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद एक केमिकल बनता है बीटा कैसोमोर्फिन, और वो एक तरह से फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। वो फ्री रेडिकल सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है हमारे पैंक्रियाज को, फिर पहुंचाता है हमारे लीवर को, फिर पहुंचाता है हमारे हार्ट को, फिर पहुंचाता है हमारे ब्रेन को। सो पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाता है ये हमारा बीटा कैसोमोर्फिन, जो कौन से दूध से मिला? A1 टाइप ऑफ मिल्क से। अब ये जाकर पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 2 प्रॉब्लम कौन सी आएंगी? जब पैंक्रियाज हमारा खराब होगा तो 2 प्रॉब्लम कौन सी आएंगी? 2 प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1, एंजाइम सही सेक्रेट नहीं होंगे, इंडाइजेशन होगा, पेट खराब होगा। नंबर 2, पैंक्रियाज ठीक नहीं है, इंसुलिन का सेक्रेशन ठीक नहीं होगा, डायबिटीज होगा। तो दोस्तों आज इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बड़ा फैक्ट आप जान रहे हैं। आज हम में से हर दूसरा व्यक्ति शुगर या इंडाइजेशन से क्यों पीड़ित है? क्योंकि हम दूध पी रहे हैं, और दूध जो टाइप है वो A1 टाइप का पी रहे हैं, उसमें बीटा कैसोमोर्फिन है, वो जाकर के पैंक्रियाज को डैमेज कर रही है, और उससे हमें एंजाइम और इंसुलिन दोनों लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और हमको इंडाइजेशन और डायबिटीज मिल जा रही है। इसके विपरीत वहां जहां प्रोलीन अमीनो एसिड है, A2 टाइप ऑफ कैसीन प्रोटीन है, यानी A2 टाइप ऑफ मिल्क है, वहां पर वो मिल्क जो है काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का, यानी आपके शरीर को ताकत देता है, आपके शरीर की प्रोटीन की पूर्ति करता है। और अब एक और रहस्य समझिए,
आज हम पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये पूछते हैं कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे 3 साल से छोटे, कम से कम 4 साल से छोटे बच्चे, उनको एडीएचडी और ऑटिज्म बहुत अधिक हो रहा है, बहुत अधिक ऑटिज्म हो रहा है। ऑटिज्म में बच्चों का बिहेवियर, मानसिक विकास नहीं हो पाता। उसके पीछे भी आज का विज्ञान दूध को कारण बोलता है, लेकिन वो दूध को कारण तो बोलता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट बोलता है। वो दूध कारण नहीं है, बल्कि A1 टाइप ऑफ दूध कारण है। वो दूध जिसमें कैसीन प्रोटीन की 67वें नंबर के अमीनो एसिड हिस्टिडीन है, वो दूध कारण है। और कैसे कि हमारे इस जो हम बीटा कैसोमॉर्फिन मैंने बताया, वो उसकी टेंडेंसी है, वो ब्रेन में जाती है। और ब्रेन हमारा इतना सेंसिटिव पार्ट है। देखिए भगवान ने क्या रचना बनाई है हमारे शरीर का। कहते हैं कि आदमी का कुछ खराब हो जाए, दिमाग खराब ना हो, ये कहते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया भगवान ने, क्योंकि पता है हम लोग किस तरह के प्राणी हैं, हम लोग कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे उल्टी सीधी, तो ऊपर जो है हेलमेट पहना दिया, ब्रेन को ऊपर इतनी सख्त क्रेनियम बोन से ढक दिया कि थोड़ा बहुत कहीं मारो दीवार में सिर, तब भी कोई दिक्कत ना आए। अब हथौड़ा भी थोड़ा मोटा हल्का मार दिया तब भी दिक्कत नहीं आती, थोड़ा फूल फाल जाता है, लेकिन अंदर कोई डैमेज नहीं होता। और अंदर से ब्लड के थ्रू कोई चीज वहां ना पूछे तो ब्लड ब्रेन बैरियर नाम का एक हमें सुरक्षा कवच दे दिया। ब्लड ब्रेन बैरियर, एक बैरियर दिया हुआ है। ब्लड से हर चीज ब्रेन में नहीं घुस सकती, लेकिन प्राकृतिक रूप से बच्चों में ये ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप करता है इन जनरल आफ्टर द एज ऑफ 3 years। अगर जिन बच्चों को हम मां का दूध नहीं दे पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम चाहते हैं कि बच्चे हैं और हमने सुन लिया कि गाय का दूध अच्छा होता है, तो बच्चों को गाय का दूध दें, और वो दूध A1 टाइप का है, तो उसमें बनने वाला बीटा कैसोमॉर्फिन ये जो है बच्चों के ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाके बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखिए आज विदेशों में, आज यूरोप में, आज अमेरिका में ये दूध को बहुत अधिक अब लोग रिजेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि पहले दूध को खराब भी उन्होंने किया है। दूध को A1 टाइप, अब A1 A2 टाइप के प्रोडक्शन को देखिए। हमारी जो गैया, जो देसी नस्ल की गैया जिसे हम इंडिजिनस काऊ बोलते हैं, वो हमेशा A2 मिल्क देती है, अच्छा मिल्क देती है। दूसरी एक्जोटिक काऊ जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या वो काऊ जिसकी मैटिंग हम जो है विदेशी नस्ल के सांड से, मेल पार्टनर से कराते हैं। 3 तरह के पशुधन गाय के हमारे पास हैं। एक इंडिजिनस यानी देसी नस्ल की गाय जिसमें ऊपर बड़ा मोटा मोटा हम्प होता है। दूसरा एक्जोटिक यानी कि विदेशी नस्ल की। तीसरा मिक्स्ड ब्रीड। इनमें से जो देसी नस्ल की गाय है वो हमेशा A2 मिल्क, जो आपके शरीर को ताकत देता है, वो पैदा करती है। लेकिन मिक्स ब्रीड और एक्जोटिक काऊ जो 99% अब हमारे चारों तरफ हैं, वो A1 टाइप ऑफ मिल्क पैदा करती हैं। अब आप समझ गए? सो कहने का मतलब है कि जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि जिस गैया मैया का दूध आपको मिल रहा है वो देसी नस्ल की गाय है और उसकी मैटिंग भी देसी नस्ल के मेल पार्टनर सांड से हुई है, देन ओनली यू ड्रिंक काऊ का मिल्क। अदरवाइज अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि हमारी जो कि काली भुआ है ना भैंस, इसका दूध जो है वो A2 है। अभी भैंस के दूध में अभी हमने हिस्टिडीन नाम का एमिनो एसिड रिपोर्ट नहीं किया है, उसका दूध जो है वो सही है। तो आज एक जवाब मैंने आपको दे दिया कि दूध तो पीना है, लेकिन जब तक ये श्योर नहीं है कि ये इंडिजिनस काऊ है, तब तक आप भैंस का ही पीजिए। और आपको आजकल डेयरी पे भी वो डिफरेंशिएट करके देते हैं कि साहब काऊ का मिल्क चाहिए कि आपको बुफेलो मिल्क चाहिए, मत लीजिए काऊ का। मैं कह रहा हूं आपको विद ड्यू रेस्पेक्ट टू गैया मैया, मैं आपको कह रहा हूं जब तक अपनी मां को हम ठीक नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, पुनः उसको उसके देसी स्वरूप में नहीं लाएंगे, मत पीजिए काऊ का मिल्क। काऊ का मिल्क और बफेलो मिल्क में मेन डिफरेंस होता है उसका फैट कंटेंट।
लगभग दुगना फैट होता है बफेलो मिल्क में काऊ के मिल्क से, इसलिए पचाना मुश्किल होता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है। तो आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं, आप बफेलो मिल्क लीजिए, भैंस का दूध मिल जाता है, जितना हो सके आप ताजा दूध लीजिए, डेयरी जाकर के लीजिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम जाकर के ये जो डिफरेंशिएशन है काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क में, ये भी अभी शुरू हुआ है। पहले तो ये हो रहा था कि जहां पे भी ये मिल्क, चाहे कोई कंपनी जो पैकेट बना करके आपको दूध देती है, अब सोचिए आप कहीं पे भी आप पशु पालक हैं, आप लेकर के जाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा कोई डेयरी वाला, और जाकर के उनको दूध देगा। अब वो गाय का है, भैंस का है, वो सब मिक्स कर देते हैं एंड मिक्स करके केमिकली उसके फैट कंटेंट को अपना पानी वानी मिला के सब एक लेवल पे ले आते हैं, और लाने के बाद उसमें कास्टिक सोडा, जी हां, आपने सोचा कि एक कोई डेयरी वाला जो है उस जगह जहां पे कलेक्शन पॉइंट है वहां तक जाएगा 6 घंटे 4 घंटे दूध को लेकर के, और फिर कलेक्शन सेंटर से फिर हमारे पास पहुंचेगा, और दूध उबल तो कहीं नहीं रहा है, तो कैसे प्रिजर्व होगा? तो उसमें ये सब चीजें मिलाई जाती हैं। जो आपके पैकेट का दूध आता है उसमें केमिकल्स मिला करके उसको सड़ने से बचाया जाता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, जब हम पैकेट के दूध पीते हैं तो ये सब कंडीशन है। अब थोड़ा सा जब से काऊ मिल्क की डिमांड बढ़ी है तो डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं काऊ मिल्क जब व्यवसाय के पर्पज से गाय को पाला जाएगा तो आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या वो उस गाय को रखेंगे जो 3-4 किलो दूध देती है? उनको तो अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल की जर्सी गाय चाहिए, चाहे वो A1 दूध दे, नुकसान पहुंचाने वाला दूध दे, उससे व्यवसाय को कोई मतलब नहीं है। ये सब अभी हमारा इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो दूध पे क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया कि दूध जो है आपको A2 टाइप पीना है, और A2 टाइप दूध या तो देसी नस्ल की गाय में मिलेगा या आपको बफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध में मिलेगा। भैंस के दूध को पतला करके दीजिए बच्चों को, पतला करके आप 1 कप दूध में 1 कप पानी मिला दीजिए, और उसमें 3 चीजों में से कोई भी चीज जो आपको सही लगती हो अब वो डालिए। आप वहां पे थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, आप पिपली, एक गरम मसाले में पड़ते पिपली डाल सकते हैं, या थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं। या तो सौंठ डालिए, या हल्दी डालिए, या पिपली डालिए। अगर इन तीनों के अलावा, ये 3 तो बिल्कुल शास्त्रोक्त हैं, वेदों में बताई गई चीजें हैं, अष्टांग संग्रह है, वाग्भट जी ने बताया कि इन 3 में से एक चीज को डाल करके ही दूध को पिलाना चाहिए, जिससे दूध कभी भी शरीर में गैस नहीं बनाएगा और बहुत अच्छे से बॉडी के हर पार्ट को नरिश करेगा। अगर आपको इनका स्वाद नहीं भाता तो आप कम से कम सौंफ 1/4 चम्मच और 1 चुटकी भर बड़ी इलायची का पाउडर दूध में डालकर उबाल करके बच्चों को देना शुरू करें। मे भी 3-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर वो थोड़ा सा टेस्ट उनको डिफरेंट लगेगा, लेकिन सौंफ और बड़ी इलायची का आप दूध डाल करके दीजिए, और भैंस के दूध को आधा पानी मिला करके डाइल्यूट करके गर्म करके दीजिए, तो ये इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। एक कविता 1 मिनट की है, आप अगर गौर फरमा सके तो फरमा लीजिएगा कि क्यों हमारा पशुधन खराब हुआ, क्यों हमारी गैया खराब हुई। तो भारी पड़ा रुपया विष से दूषित हो गई गैया। केमिकल्स केमिकल्स केमिकल्स, कहां गई वो मैया मेरी कहना वाली गैया। अमृत सा दूध जो था वो अब विष लगा कहलाने, व्हाइट पॉइजन मिल्क। संपूर्ण आहार जो था वो अब रोग लगा फैलाने। देसी नस्ल की गैया को फिर वापिस अपनाना है, दूध दही और मक्खन के गौरव को पुनः फैलाना है। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले शास्त्र पुनः उठाएंगे, हम सब मिल मंगल गाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। आज फिर वो समय आ चुका है जब हम देसी नस्ल की गैया को पुनर्स्थापित करें, यदि हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ियां, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना चाहते हैं। ये पहले दूध को हमने ही गलत किया, खराब किया, और आज हम कहते हैं दूध मत पियो, दूध खराब करता है। दूध खराब नहीं करता, खराब दूध खराब करता है, और खराब किसने किया? हमने खुद किया। किस पर्पज से?
व्यवसाय, भारी पड़ा रुपया, विष से दूषित हो गई गैया। आप जानते हैं आज के टाइम पे जो विदेशी नस्ल की गाय है वो बहुत बीमार पड़ती है, उसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत अधिक है। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि उनको केमिकल इंजेक्शंस दे दे के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बिना बछड़ा हुए उनके शरीर में गर्भाधान जैसी कंडीशन पैदा कर दी जाती है। और उसके बाद ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके उनका दूध का निष्कासन, दूध भी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब हम इन जनरल ये जानते हैं ना कि बछड़ा होगा, उसके बाद फिर गैया का दूध आएगा, 1-2 थन बछड़ा पिएगा, बाकी हम दूसरे बच्चे पिएंगे। सो ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये बहुत पीछे छूट चुका है। अब बिन ब्याही गैया, लेकिन वो कौन सी, विदेशी नस्ल गैया, उसमें बछड़ा नहीं होता, फिर भी दूध, जैसे आज के टाइम पे मुर्गी से अंडे लेते हैं ना, वहां पे उस मुर्गी, जो पोल्ट्री फार्म होता है, उससे जो अंडे आप खा रहे हैं, उस पोल्ट्री फार्म में मुर्गा नहीं होता। मुर्गी के अंडे, वो मुर्गी के अंडे हो रहे हैं, मुर्गी अंडे दे रही है, लेकिन उस फॉर्म में मुर्गा नहीं है। तो ऐसे ही अब गैया मैया हो गई, बछड़ा नहीं हुआ, दूध हो रहा है, और फिर हम उसे खा के, उसे पी के बीमार पड़ के, केमिकल वाले मिल्क को फिर हम कहते हैं कि साहब दूध अच्छा नहीं है। अरे दूध कैसे अच्छा होगा मेरे भाइयों, दूध अच्छा नहीं हो सकता। अनुज जैन जी नमस्ते, अनुज जैन जी नमस्ते, रितु गुप्ता जी नमस्ते, प्रदीप पांडे जी नमस्ते। अभी बढ़ना चालू हवा, प्रदीप पांडे जी, ब्लड प्रेशर ठीक रखो भाई, किस लिए प्रेशर में आते हो और प्रेशर में रखते हो। बढ़िया से बढ़िया नींद लो, सुबह घूमने जाओ, योगाभ्यास करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अर्जुना रिस्ट पियो किसी भी कंपनी का ला करके। दीपक सैनी जी बोलते हैं हल्दी, पिपली और सौंठ को एक साथ भी दूध में ले सकते हैं। दीपक सैनी जी अवॉइड करना चाहिए, हमारा शास्त्र बोलता है इनमें से कोई एक। तो आप चूज कर सकते हैं, कोई भी जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हैं, बारी बारी से मिला सकते हैं। मोनू आर्या जी को नमस्ते। और जी, और देखते हैं जी किनके क्वेश्चन है, 1-2 अच्छे क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं जरूर लूंगा जी। और बाकी देखिए ये सब बड़े बेसिक चीजें हैं, इनको ये सरिता मलिक जी, सर मुझे बहुत उल्टियां होती हैं, कभी कभी अचानक शुरू हो जाती हैं, दर्द बहुत होता है, उल्टियां होती हैं। तो आप एक काम करें सरिता मलिक जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप दवा का नाम नोट करें। जिन लोगों को बार बार उल्टियां होती हैं, थोड़ा सा भी आपने ट्रैवल किया, गाड़ी में चले तो उल्टी हो गई, या खाना थोड़ा सा गड़बड़ा, तो ऐसे में बहुत ही अचूक दवा आपको बता रहा हूं, एसिनो अर्क और एसिनो कैप्सूल, ये आप मंगा लीजिए और 2-3 महीने तक आप लगातार खाइए। एसिनो अर्क जो है उसमें सौंफ है, अजवाइन है, पुदीना है, और आपका जो है बड़ी इलायची है, जीरा है। तो ये इस तरह के कार्बोनेटिव्स हैं। इसको आप 4 चम्मच पानी मिलाकर के पीजिए, और साथ में एसिनो का 1 या 2 कैप्सूल, जिनको अधिक तकलीफ है वो 2 और नहीं तो 1 एसिनो अर्क, एसिनो कैप्सूल सुबह शाम लीजिए 3 महीने तक। जिंदगी में फिर आपको वो वॉमिटिंग वाली सेंसेशन फिर नहीं होगी। तो बहुत, सरिता मलिक जी आपको बहुत सटीक मैंने इलाज बताया है कि आप इसको लीजिए। और नहीं तो एक सिंपल सा इलाज एक और कर सकते हैं आपको, ये तो एसिनो तो मैं यूज करता हूं, आप पुदीन हरा ले आइए, किसी कंपनी का, डाबर का ले आइए। पुदीन हरा की 4 बूंद थोड़े से पानी में डाल करके सुबह शाम पीजिए, कुछ दिन लगातार पीजिए, तो भी आपको आराम पड़ेगा। पुदीन हरा तो सब जगह मिल जाता है, पुदीन हरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं पर विराम चाहूंगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। पानी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। पानी भोजन के साथ जरूर पीना है, सुबह उठ करके 1 गिलास पीना है, भोजन के बाद हर 2 घंटे पे 1 कप पानी, प्यास ना हो तब भी पीना है। और जब भी इसके अलावा प्यास लगे तो पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। आज बाई चांस दूध के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी कि दूध से आप जरूर जुड़िए। दूध के और प्रोडक्ट्स जैसे घी, मक्खन, पनीर, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हर शनिवार को बैठ करके कुछ अच्छी बातें करेंगे, खाने को अपने ठीक करेंगे। बहुत बेसिक टिप्स को आप अडॉप्ट कीजिए। देखिए, जब तक आप इनको व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा।
बस यही प्रार्थना है प्रभु से कि हम बीमार पड़ना बंद हो, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बड़े डॉक्टर के पास पहुंच देते हैं, तो फिर वो टेस्ट कराता है और टेस्ट में वो चीजें जो अगर पड़ी हुई रहे तो हमें दिक्कत नहीं, वो दिख जाती हैं, फिर उसके बाद हमारा दिमाग खराब होता है। तो इसलिए प्लीज बीमार मत पड़िए, बीमार मत पड़िए। और बीमार नहीं पड़ने का बड़ा सिंपल सा सूत्र है, खाना पीना ठीक करें, जीवन शैली ठीक करें, और छोटी छोटी दिक्कतों के लिए किचन में भागें, डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति। अगले शनिवार 9 बजे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे खान पान पे और कुछ बेसिक सी आपकी प्रॉब्लम्स के आयुर्वेद के माध्यम से मैं सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा। नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय, सत श्री अकाल।